तो जहांगीर के 4 बेटे, ठीक है, खुसरो ने रिवोल्ट करी थी एंड ही सीक्ड द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु अर्जन देव जी। एंड गुरु अर्जन देव जी को और क्यों हम सिख हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं? कौन सी सेक्रेड बुक की कंपाइलेशन करी है? आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब की कंपोजिशन हैज बीन डन बाय गुरु अर्जन देव जी। इसको हम वैसे डिटेल में पूरा पढ़ेंगे जब सिख हिस्ट्री, पंजाब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम तो। एंड खुर्रम कौन है? शाहजहां। शाहजहां जब बेसिकली अहमदनगर, दक्कन वाली साइड पे कुछ हद तक एरिया कॉन्कर करने में कामयाब हो जाता है, तो ये टाइटल क्या ले सकता है? शाह ऑफ जहान। शाह कौन होता है? सुल्तान से ऊपर वाला। तो पूरे जहान का ऐसा एक राजा जो राजाओं का राजा, तो वो शाहजहां हो गया। उसके बाद मीरी पीरी का कंसेप्ट आ गया। सिखिज्म के साथ मुगल्स जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। अब इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ही चलता रहेगा, औरंगजेब में भी चलेगा और लेटर मुगल्स में भी चलता रहेगा इसका। उधर बंगाल में ऑर्डर क्या कर दिया अब शाहजहां के टाइम में? अब इंग्लिश जो है दे वर एबल टू मैनिपुलेट शाहजहां कि पोर्चुगीज को भगा दे। और पोर्चुगीज शाहजहां को क्या धमकी देते थे कि ठीक है, जमीन से आप हमें हटा दोगे, लेकिन ट्रेड तो सारा मैरीटाइम ही चलना है ना, वहां पे पर्शियन गल्फ में चलना है, अटलांटिक में चलना है, कहीं भी चलना है तुम्हारा ट्रेड अगर, तो कौन चलाएगा वहां पे? पोर्चुगीज नेवी के आगे तो कोई नहीं स्टैंड कर सकता। तो वहां पे वो डराते थे। इंग्लिश ने मुगल एम्पायर को ये एश्योरेंस दी कि अगर वहां पे दिक्कत आई ना वाटर पे, तो हम तुम्हारा साथ देंगे। बट अभी क्या है, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, और वेस्टेड इंटरेस्ट के चक्कर में वो उसको झूठा वादा कर देते हैं। और ये झूठे वादे के चक्कर में शाहजहां जो है, बंगाल का कासिम खान जो है, उसको ऑर्डर दे देता है कि पोर्चुगीज को भगा दे बंगाल से। अब पोर्चुगीज को भगा दिया, अब नया व्यापारी कौन आ गया? इंग्लिश आ गए। अब सारी मोनोपोली वो धीरे धीरे अब वो कर लेंगे इसको कॉन्कर, और उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि मुगल एम्पायर के बाद इंडिया में अगर हम एक बड़े लेवल की डायनेस्टी या बड़े लेवल का एम्पायर है वो कभी नहीं देखेंगे, कारण कि इंग्लिश ने कभी ऐसा एम्पायर खड़ा ही नहीं होने दिया। ये देखो, ये आ गया आपका बलख वाला रीजन, काबुल एंड कंधार। अब ये वाला रीजन है जो कंधार भेजना चाहता था वो, बट इस टाइम पर क्या हुआ? शाहजहां के टाइम पर क्या हुआ? यहां पर जो रूलर होता है, पर्शियन रूलर, सफाविद्स जो इधर है ईरान वाला रीजन, वहां पे सफाविद डायनेस्टी है, और सफाविद्स से इंटरनली उनके इश्यूज ठीक नहीं चल रहे, तो वो अपना डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो क्या होता है, कंधार को अपने मतलब कि वहां के राजे को, जो शाहजहां है, वो कन्विंस कर लेता है कि तू ऐसा कर, मुगल एम्पायर में आ जा, हम मिलकर तेरे को इतना फायदा देंगे, ये है वो है। तो बेसिकली क्या है, कंधार को वो अपने पास ले आ जाता है। अब नेक्स्ट उसके पास क्या टारगेट बचता है? ये वाला रीजन, बलख वाला रीजन। ये रहा बलख बुखारा वाला रीजन। अब बलख बुखारा वाला रीजन देखो क्यों जरूरी है, क्योंकि ऊपर से उज़्बेक भी ट्राइबल है, वहां पर भी कुछ है नहीं, ट्रांसअप्शेनिया वाला रीजन है थोड़ा सा जो प्रोडक्टिव है। ऊपर से उज़्बेक्स आने की कोशिश कर रहे हैं, सफाविद्स आने की तो कोशिश कर रहे हैं जैसे, बट उनके लिए इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बलख, क्योंकि उनके पास पूरा उधर यूरोप वाला ट्रेड पड़ा है, मेडिटेरेनियन ट्रेड पड़ा है, सिल्क रूट पड़ा है, तो मतलब कि वो कम इंटरेस्टेड है। बट फिर भी जो बलख है वो मुगल एम्पायर के लिए बहुत जरूरी है, कारण अगर उज़्बेकी, अफगानी इधर से आ गए तो वो क्या करेंगे, आज नहीं तो कल मुगल एम्पायर को मुश्किल क्रिएट करेंगे। तो इसलिए ये वाला जो रीजन है मुगल एम्पायर के लिए सिक्योर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, और यही इसकी फॉरेन पॉलिसी है। अब ये हम देखते हैं कि कैसे इसको डील करेगा। कंधार और बलख को बचाना बहुत जरूरी है, कारण उज़्बेकियों का और सफाविद्स के साथ मेजर करना। अब ये है सुन्नी है, मुगल एम्पायर भी क्या है, सुन्नी है, और सफाविद्स क्या है, शिया। अब उज़्बेकी हमेशा ये कोशिश करते थे कि इनका शिया और सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट बना के ना इनको आपस में लड़ा दें, ताकि कल को अगर कोई इशू आए तो सफाविद्स और मुगल एम्पायर इकट्ठे ना हो पाए, और ये हमेशा एक टेंस सिचुएशन में रहे। बाबर के जाने के बाद में जो कंधार है वो पर्शिया ने ले लिया था शाह तमास्प पे, ठीक है, शाह तमास्प यानी कि पर्शिया के पास वापस चलेगा। नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि बाबर के पास था, बाबर से किसने ले लिया, ये पर्शियंस ने ले लिया वापस।
और उसके बाद अकबर जब मतलब कि बाय द टाइम अकबर आता है, अकबर कह रहा है कि अभी तक मेरे पास इंटरनल रिवोल्ट्स इतनी है, मैं एक्सटर्नल को क्या देखूंगा, तो वो इसको नहीं देखता। उसके बाद क्या होता है, शाह अब्बास जो होता है सफाविद्स का, वो जहांगीर को कहता है कि अकबर, बट एट द लेटर स्टेज वो कंधार को भी अपने अंडर ले लेता है। शाह अब्बास जो है जहांगीर के टाइम पे उसको कंधार को जहांगीर को कहते हैं कि जो कंधार है वो हमें वापस दे दे, जो अकबर ने तेरे से ले लिया था, जो अकबर ने हमसे ले लिया था। अब शाहजहां के जहांगीर किसको भेजता है, शाहजहां को भेजने की बात करता है, बट शाहजहां मना कर देता है और रिवोल्ट कर देता है इंटरनली। और जो जहांगीर है वो कहता है बाहर की चीजें बाद में देखूंगा, मैं पहले इंटरनल रिवोल्ट। दो बेटे इस टाइम पे उसको रिवोल्ट कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं अपनी गद्दी बचा लूं, कंधार तो मैं बाद में भी देख लूंगा। तो अब प्रॉब्लम आ गई जहांगीर के लिए कि अंदर बेटे रिवोल्ट करी जा रहे और बाहर जो है कुछ और इशू चली जा रहा है, तो इसलिए जहांगीर भी कंधार की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब शाहजहां जब टेक आता है सीट पे, तो वो पर्शियंस के साथ बहुत मतलब कि फ्रेंड रिलेशन बना लेता है। सॉरी, शाहजहां भी और जहांगीर भी। पर्शियन रूलर कौन है इस टाइम पे कंधार में, अली मर्दान खान। अली मर्दान खान पर्शिया का रूलर है कंधार में, और शाहजहां जो है वो उसका फ्रेंड रिलेशन बना लेते हैं, कारण सफाविद की अपनी इंटरनल रिवोल्ट चल रही है, वो उनका आपस में झगड़ा चल रहा है, आज नहीं तो कल सफाविद जो है डायनेस्टी वो गिर जाएगी, मतलब कि ऐसा लगता था। तो अली मर्दान खान को अपनी साइड पे लिया, तो दैट मींस सफाविद्स वर गोइंग, एंड हेंस शाहजहां के टाइम पे कंधार जो है मुगल एम्पायर का पार्ट बन जाता है। अब नेक्स्ट है बलख। अब नीचे कंधार वाला रीजन हो गया, अब ऊपर नॉर्थवर्ड्स भी जाना पड़ेगा ताकि उज़्बेकों की एंट्री बंद हो सके। उज़्बेकियों के लिए क्या करेगा अब, उज़्बेकी वहां पर क्या है, वहां पे ऑलरेडी 2 उज़्बेकी थे जो सभी लोगों को मुगल्स के अगेंस्ट भड़का रहे थे कि ये आउटसाइडर्स हैं, और ये अगर तुम्हारे यहाँ पे बलख बुखारा में आगे, बल्ख रीजन में आगे बेसिकली, तो ये तुम्हें तंग परेशान करेंगे। तो 2 उज़्बेकी कौन है, नजर मोहम्मद और उसका बेटा अब्दुल अजीज। अब नजर मोहम्मद और अब्दुल अजीज पहले क्या होते हैं, दोनों मुगल एम्पायर के अगेंस्ट सबको भड़काते हैं लोगों को। ओवर द टाइम क्या होता है, नजर मोहम्मद और अब्दुल अजीज में दिक्कत हो जाती है। अब्दुल अजीज बुखारा बैठ जाता है और नजर मोहम्मद बलख में बैठ जाता है। अब इशू तो दोनों का चल रहा है। अब इस टाइम पे क्या होता है, नजर मोहम्मद जो है वो शाहजहां के पास जाता है और शाहजहां को कहता है कि यार तू मेरी हेल्प कर दे, और उसके बाद क्या होगा, हम फ्रेंडली रिलेशन पे रहेंगे और एक दूसरे के साथ, मतलब कि मैं तेरे लिए एक प्रोटेक्टर काम करूंगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, और हम दोनों एक अच्छे रिलेशन, कॉर्डियल रिलेशन में रहेंगे। शाहजहां को भी लगता है कि यार ये अच्छी बात है, तो इसलिए वो अपने बेटे को भेजता है मुराद को, और वो उसे पूरे समझा के भेजता है कि नजर मोहम्मद की हमने हेल्प करनी है, और जैसे जैसे नजर मोहम्मद करेगा बस तुझे प्रोवाइड करने उसे रिसोर्सेज, आर्मी, वेपन्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। बट मुराद जो है वो अपना दिमाग लगा लेता है वहां जाके, और वो ऐसी तरीके से जाता है कि नजर मोहम्मद को लगता है कि शाहजहां ने शायद इसको मेरे पे अटैक करने के लिए भेज दिया टू अनेक्स बलख वाला रीजन। इस चक्कर में क्या होता है, नजर मोहम्मद जो होता है ही रन्स टू पर्शिया। अब बलख में पहुंच गई मुगल आर्मी, राजा वहां पे है नहीं, लड़ने के लिए कोई है नहीं, तो क्या होगा अगला, मतलब कि वो कंफ्यूज हो जाता है क्या करूं क्या ना करूं। इस टाइम पे अब्दुल अजीज इस कंफ्यूजन का फायदा उठाता है। वो क्या करता है, उज़्बेकी इकट्ठे करता है और अपनी आर्मी इकट्ठी करता है और उस पे मुराद पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। शाहजहां को ये बात पता लग जाती है कि मुराद से संभलना नहीं सिस्टम, तो वो मुराद को वापस बुला लेता है और किसको भेजता है, औरंगजेब को। औरंगजेब को भेजता है, औरंगजेब जाता है, अब्दुल अजीज और उज़्बेकी आर्मी जो सारी अटैक कर रही होती है इनको हरा देता है, और मतलब कि मुगल एम्पायर बेसिकली अब कौन रह गया वहां पे, अब्दुल अजीज भी भाग गया, उज़्बेकी वो भाग, नजर मोहम्मद पहले से ही पर्शिया भागा हुआ। अब बलख रीजन में कौन रह गया, सिर्फ मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब। अभी राजा नहीं बने ये, अभी सिर्फ एज ए गवर्नर भेजा उन्हें, और औरंगजेब भी कहां से भेजा था, डेक्कन से। तो इसलिए डेक्कन में जिसको लगाते थे तो काफी हद तक कहते हैं, इट इज सेड कि वो उनका बड़ा फेवरेट बेटा होता था जिसको वहां पे डेक्कन में भेजते थे। बट शाहजहां का फेवरेट कौन था, दारा, नजर मोहम्मद पर्शिया में बैठा, अब्दुल अजीज को हरा दिया, औरंगजेब वहां पे बैठा। अब इस टाइम पे शाहजहां नजर मोहम्मद के सामने वो कहता है कि चलो हम बलख रख के हमने करना क्या,
दिल्ली यहां पर है, बलख यहां पर है, इतनी दूर है, कौन संभालेगा इसको? इसलिए वो क्या कहते हैं, नजर मोहम्मद को बोलते हैं, इनवाइट करते हैं कि तू वापस आ, अपना रीजन बलख रीजन जो है उस पर कब्जा कर ले। बट उसके सामने कंडीशन रख देता है शाहजहां कि तू झुक के औरंगजेब के आगे माफी मांगेगा उससे। वो नजर मोहम्मद एक डेकोरेटेड, एक कितना सीनियर लीडर है बेसिकली, अब कल के आए लड़के के आगे तो वो झुकेगा नहीं उसको। लेकिन ये भी पता है कि अब जो ये मुगल आर्मी है ये ज्यादा देर तक, अब ठंड आने वाली है, उधर अफगानिस्तान वाले रीजन में, बलख रीजन में ठंड आने लगी है और ये यूज टू नहीं है और ये आज नहीं तो कल वहां से जाएंगे ही जाएंगे। इस कंडीशन के मारे कि झुकना नहीं है औरंगजेब के आगे, नजर मोहम्मद आता ही नहीं वापस और वो वेट करता है कि अपने आप जब मुगल आर्मी वहां से रिट्रीट करेगी तब मैं जाऊंगा और बलख रीजन में अपने आप को स्टैब्लिश कर लूंगा। और होता भी ऐसे ही है, ठंड आने लगती है, औरंगजेब को लगता है क्या करना है यहाँ से, वो चलना शुरू करते हैं और पीछे से नजर मोहम्मद वहां आ जाता है। बट फिर भी क्या होता है कि नजर मोहम्मद बलख रीजन और मुगल आर्मी का, मुगल एम्पायर का अच्छा रिलेशन बना रहता है। सो इन अ वे ये जो बलख से कंधार वाला रीजन है ये नेचुरल फ्रंटियर्स है बेसिकली। जो इस फ्रंटियर को वीक कर देगा उसमें क्या हो जाएगी, हमेशा इन्वेजन हो जाएगी। पहले इंडो ग्रीक्स की होगी थी यहां से, उसके बाद बाबर ने कर दी थी और अब कौन करेगा, 39 में कौन करेगा, अब्दाली। जब औरंगजेब के टाइम पे, औरंगजेब डेक्कन में बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा, वो नॉर्थ वेस्ट छोड़ देगा अपना, भूल जाएगा। तो जैसे ही वो भूलेगा, ये फ्रंटियर्स वीक हुए, यहां बेसिकली वो दूर चलेगा, पावर सेंटर से, दिल्ली से दूर चलेगा। जैसे नॉर्थ में क्या होगा, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करनी शुरू कर देंगे सारे, और ये वाला रीजन जैसी वीक होगा साथ में हमें क्या दिखेंगे, अब्दालीज की इन्वेजन्स दिखेंगी साथ में। तो ये है शाहजहां की फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी के बाद इंटरनल पॉलिसी कैसे देख रहा है वो। अब डेक्कन में क्या है, अभी तक सिर्फ खानदेश और अहमदनगर का कुछ कुछ एरिया जो है, बिराड़ वाला खानदेश और कुछ एरिया ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अहमदनगर, एक बार फोटो मैप देख लो आप, ये देखो। अभी तक क्या है, सिर्फ अगर हम देखें कि खानदेश और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ये वाला, ये देखो, ये रहा खानदेश आपका, ये बिराड़ और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अहमदनगर, अभी तक सिर्फ इतना एरिया है। अब अहमदनगर भी पूरा बड़ा, बीजापुर, गोलकोंडा ये चाहिए। अब ये कौन कर रहा है, ये शाहजहां की पॉलिसी से होएगा, ठीक है। अभी डेक्कन की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ में सारा कंसोलिडेटेड हुआ पड़ा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अपने कंसोलिडेटेड है। अब कहां पे सारा एफर्ट डाल सकता हूं मैं अपना, इंडिपेंडेंस ऑफ बिराड़ एंड अहमदनगर एक्टेड एज बफर। अब बफर का काम कर रहे हैं विजयनगर और नॉर्थ के बीच में। अहमदनगर में कौन है, मलिक अंबर। अहमदनगर में जो ओरिजिनल सुल्तान बैठे हैं उनका जो प्राइम मिनिस्टर का काम कर रहा है बेसिकली, वो कौन कर रहा है, मलिक अंबर। एंड मलिक अंबर कौन है, एक ब्लैक स्लेव है, इथोपियन ब्लैक स्लेव है, बट वो इतना पावरफुल हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स, कि गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स उसको बड़ी अच्छी आती है। और डेक्कन में कामयाब कौन है, जो जिसको ये गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स आती है, तो मलिक अंबर को बहुत ज्यादा आती है, इसलिए ओवर द टाइम बहुत स्ट्रांग होता है। और राजा बेसिकली ऐसा हो जाता है कि राजा साइड में बैठते हैं और ये मेन सीट पे बैठते हैं। अब मलिक अंबर का बेटा फतेह शाह, वो भी यही चाहेगा कि मैं अहमदनगर की जो पॉलिटिक्स है उसको डोमिनेट करूं, बट ऐसा हो नहीं पाता और वो कोशिश करता है बेसिकली। तो इसलिए क्या होगा, इंटरनल एक रिवोल्ट सी चल पड़ी है अहमदनगर में। अब इस इंटरनल रिवोल्ट का फायदा कौन उठाएगा, शाहजहां। शाहजहां आएगा, फतेह शाह को बोलेगा कि तुझे सीट पे बैठना है, गद्दी पे बैठना है, ठीक है मैं तेरे को बिठा देता हूं, बट उसके बाद मैं गोलकोंडा और बीजापुर की तरफ जाऊंगा और तब तुझे मुझे सपोर्ट देनी पड़ेगी। वो कहता है ठीक है। शाहजहां उसकी हेल्प करता है और फतेह शाह को मेन वहां पे बिठा देता है और वहां की जो शाही डायनेस्टी होती है उसको खत्म कर देता है। बट अब फतेह शाह शाहजहां को ही डबल क्रॉस करने की कोशिश करता है बाय मराठास। अब सीन में कौन आ रहे हैं, मराठास, बीजापुर एंड गोलकोंडा। तो इन सभी को इकट्ठा करके कोशिश करता है कि मुगल्स के अगेंस्ट, मतलब कि बाहर से दिखाता है कि मुगल आर्मी का फ्रेंड हो, बट अंदर से वो उनको उनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे रहा है या कुछ कर रहा है, तो डबल क्रॉस करने की कोशिश करते हैं।
जब ये शाहजहां को पता लगता है तो वापस आता है, शाही डायनेस्टी को बिल्कुल ही खत्म करता है और फतेह शाह को सैलरी पे वहां पे अपना एम्प्लॉय के तौर पे वो कहता है कि अब तू यहां पे बैठेगा। तो अहमदनगर आ गया उसके पास में सारा। नेक्स्ट अब कहां पे जाएगा वो? बीजापुर और गोलकोंडा में। वहां पे मैसेज भेजता है कि या तो मान जाओ मेरी बात, नहीं तो मैं आऊंगा, अटैक करूंगा और लड़के भी वापस लूंगा ही लूंगा मैं। अब गोलकोंडा में बैठा कुतुब शाह, वो ऐसे ही कर देता है। और गोलकोंडा जब कर देता है तो बीजापुर को वो कहता है कि ठीक है, अब बीजापुर में मैं अगेंस्ट हेल्प करूंगा तुम्हें। और इससे क्या हुआ, बीजापुर और गोलकोंडा वाला रीजन भी जो है वो शाहजहां के अंडर आ गया। ठीक है, मैप दोबारा दिखाऊं एक बार, बीजापुर गोलकोंडा क्या चीजें हैं, हो गया। और इस टाइम पे बीजापुर गोलकोंडा आ गया सारा। अब दोनों को वो कहते हैं कि आपने शाहजी भोसले यानी कि मराठास, फादर ऑफ शिवाजी, शाहजी भोसले, इनकी हेल्प नहीं करनी है आपने। तो वो कहते हैं ठीक है। अब मराठास है कौन असल में? मराठास बेसिकली क्या है, ये बीजापुर में वेस्ट कोस्ट, ये रहा बीजापुर आपका, ये रहा आपका गोलकोंडा, और ये ऊपर में अहमदनगर वाला रीजन सारा मिक्स है। ये जो ग्रीन वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये है वेस्ट कोस्ट में बिल्कुल, ये वाला। और ये राजगढ़ इनकी कैपिटल है। ठीक है, ये वाली रीजन में कौन डेवलप हो रहे हैं? मराठास अंडर शाहजी भोसले। अब ये कौन लोग हैं? अब यहां पर मलिक अंबर इथोपिया से आए हैं। डेक्कन की बेसिकली गलियों का किसको पता है? एक मोहल्ले की गलियों का किसको पता होगा, जो वहां पे बचपन से वहां से पले बड़े होंगे। और वो कौन लोग हैं डेक्कन के? मराठास। और उन्होंने अपनी जो मेन रीजन है वो यहाँ पे वेस्ट कोस्ट में बनाया हुआ है। अब अगर कोई भी बाहर से आ रहा है, उसको अपनी आर्मी बनानी है और डेक्कन की बेसिकली वॉरफेयर टेक्निक्स, गुरिल्ला वॉरफेयर सीखनी है, तो वो लोकलाइट्स को पकड़ेंगे। और इसमें क्या होता है कि एक क्लास ऑफ सोसाइटी जो बाद में मराठास बनेंगे, उनको रिक्रूट करने लग जाते हैं आर्मी में। अब इसका अगर एक जहर है तो जहर का तोड़ क्या होगा? जहर ही होगा। तो जैसे ही डेक्कन सल्तनत ने मराठास को अपनी आर्मी में लेना शुरू करा, मुगल आर्मी ने भी लेना शुरू कर दिया। वो कहते कि ठीक है, अगर तुम एक गांव से 10 बंदे उठा रहे हो, हम 5 उठाएंगे, हमें एटलीस्ट पता तो होगा कि रास्ता क्या है। तो ऐसे ही वो उठा लेते हैं। ओवर द टाइम क्या है, इन लोगों में एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म आ जाती है। देखो यहां भी इस्लाम मुस्लिम है, चाहे शिया मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, ये इंडियन बेसिकली नेटिव्स हैं यहाँ के। इंडिया वाला कंसेप्ट तो अभी नेशन का कंसेप्ट तो नहीं है, बट ये हिंदुस्तानी है बेसिकली ये भी सारे। तो ये कह रहे हैं मर हम रहे हैं, लड़ हम रहे हैं, बट फायदा किसका हो रहा है? या मुगल एम्पायर का ये, या बीजापुर गोलकोंडा का। तो क्यों ना हम अपना ही एक बेसिकली घर बनाए, और अपने घर को क्या बोलते हैं? मराठा स्वराज्य, जिसकी नींव कौन रखते हैं? शिवाजी। तो ये मराठास बेसिकली ये क्लास ऑफ सोसाइटी है जो ओवर द टाइम वॉरिंग ट्राइब से शुरू होकर एक अपना पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप सारा करेंगे। इब्राहिम आदिल शाह ने, जब वो शाहीज बताऊंगा ना आपको, बहामनीज और विजयनगर की, तो उसमें आपको ये सारा शाही डायनेस्टीज वगैरह जो है सारी क्लियर हो जाएंगी। अब मराठास, अब गोलकुंडा भी आ गया और बीजापुर भी आ गया, बट गोलकुंडा से ईस्ट कोस्ट मिल गया मेरे को, बट वेस्ट कोस्ट नहीं मिल पा रहा। कारण वहां पे कौन बैठे हैं? मराठास बैठे हैं। तो अब क्या है, अब ईस्ट कोस्ट का तो फायदा ही नहीं मेरे को कि एक जो मेरा टोल है वो बच गया, दूसरा टोल तो लगना ही लगना मेरा, तो ट्रेड तो मेरा होना नहीं क्लियर। तो अब जो सारा एफर्ट मुगल एम्पायर का जाएगा वो कहां पे जाएगा? टुवर्ड्स मराठास। और यही जो है डेक्कन पॉलिसी जो औरंगजेब की है, जिसके कारण 25 ईयर्स उसे मराठास में बेसिकली डेक्कन वाले रीजन में रहना पड़ा, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी डिप्लीटिंग सोर्सेज थे। देखो शाहजहां के बाद इवन जहांगीर से भी ज्यादा आर्ट एंड कल्चर डेवलप हो गया, उसने कुछ हद तक खर्चा करा। शाहजहां ने देखो सक्सेशन में आया, इतनी सारी लड़ाइयां लड़ रहा है, कंधार बलख यहां तक जा रहा है, इतनी सारी लड़ाइयां लड़ रहा है, तो पैसा कहां से आ रहा है? पैसा कोई नया छाप तो रहा नहीं है। यानी कि अब मुगल एम्पायर का जो रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, वो होने शुरू हो गए कम। और अब ये कम होते होते इतने कम हो गए कि औरंगजेब को बेचारे को
इतना मुश्किल में रहना पड़ेगा कि उसकी कुछ पॉलिसीज ऐसी होंगी जिसकी वजह से वो एंटी हिंदू डिक्लेयर हो जाएगा। बेचारा क्यों बना अभी बताऊंगा मैं आपको। अब मराठास जो है बेसिकली सबसे ज्यादा किसके लिए इशू क्रिएट करेंगे? औरंगजेब के लिए। अब शाहजहां के लिए भी भाई एम्पायर बड़ा है अभी भी, बराबर गोलकोंडा भी ले लिया, बीजापुर वाला रीजन भी आ गया, तो अब क्या होगा? काफी ज्यादा ताजमहल, मोती मस्जिद, पीकॉक थ्रोन कौन सा? जिसपे कोहिनूर है। अब ये कोहिनूर घूम रहा है, वरंगल से शुरू हुआ था, कहां पर आ गया अब आपका? शाहजहां के पास हमने देख लिया। अब शाहजहां के बाद हम आगे देखेंगे इसको। पीकॉक थ्रोन, जामा मस्जिद इन दिल्ली, तो बेसिकली रेड फोर्ट, ये सारा किसके थ्रू बना? शाहजहां के टाइम पे बना। तो इतना सारा अब ये कंस्ट्रक्शन करा रहा है। अभी भी ये कह रहा था कि एक ब्लैक ताजमहल बनाऊंगा मैं अपनी। व्हाइट वाला ताजमहल जो है वो इसने अपनी वाइफ की, शाहजहां ने वाइफ की मुमताज महल की याद में बनाया। अब ये कहता है कि उसके ऑपोजिट ही मैं अपनी कब्र भी बनवाऊंगा और उस पर जो मॉन्यूमेंट बनाऊंगा उसे ब्लैक ताजमहल बनाऊंगा। तो बेसिकली अभी और खर्चा करने का इसका मन था, बट ओवर द टाइम क्या होता है, इसकी डेथ हो जाती है। और इसका फेवरेट कौन होता है? दारा। ये चाहता है कि दारा बने, बट औरंगजेब बैठा है डेक्कन में, और औरंगजेब कहता है कि मैंने तेरे लिए कंधार जीता, मैंने तेरे लिए बलख वाला रीजन जीता, मैंने तेरे लिए डेक्कन वाला सारा रीजन जीता, और जब राजा बनने की बात हुई तो दारा को बना देगा। दारा बड़ा लिबरल बंदा था, बट ये बड़ा ऑर्थोडॉक्स था। उसमें इसकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि इसके टीचर्स ही ऐसे थे जो इसको बड़े ऑर्थोडॉक्स और दरुल इस्लाम की बात समझाते थे। एंड इट इज सेड कि जब बलख वाले रीजन में औरंगजेब को भेजा था शाहजहां ने, तो वहां से इसको पता लगा कि यार ये तो मतलब कि अब जाते जाते इसने देखा कि यार समरकंड, फरगना जो मेरे बाप दादाओं की जमीन है, तो यहां पर भी मैं कब्जा करूं, और यहाँ ये छोड़ो। फिर वो कहता है मैं तो तिमूरी क्लैन का हूं, मेरा सारा जो तिमूर का रीजन था वो सारा मेरे पास होना चाहिए। बेसिकली सारी इस्लामिक लैंड मेरे अंडर होनी चाहिए। और उस इस्लामिक लैंड की शुरुआत कहां से होगी? हिंदुस्तान से। और हिंदुस्तान को अगर मैं पूरा इस्लामिजाइज करके बाहर निकलूंगा तभी मेरी एक्सेप्टेंस होगी, नहीं तो अगर मैं जैसे ही हिंदुस्तान से बाहर निकलूंगा, ईरान पर्शियन रीजन में एंटर करूंगा, उन्होंने कहना तेरे से अपना घर तो इस्लामिजाइजेशन हुई नहीं और यहाँ पे आके तो हमें समझाएगा। तो इसलिए उसकी सारी पॉलिसीज किसमें है कि ताकि मैक्सिमम कन्वर्जन कराए, ताकि उसका जो क्लेम है जब वो बाकी इस्लामिक पर्शियन लैंड पे या अरेबियन लैंड पे जाए वहां पे उसका क्लेम बना रहे। नहीं तो लोग ये ना बोले कि घर में तेरे से संभलता नहीं, बाहर आके हमें तो फालतू की एडवाइस दे रहे। तो शाहजहां के टाइम पे अब पूरा जो एम्पायर का जो पैसा है, ट्रेजरी है, वो काफी हद तक खत्म हो रही है। अब वॉर ऑफ सक्सेशन, दारा शिकोह पंजाब का गवर्नर है और औरंगजेब कहां का? नीचे डेक्कन का। तो जैसे ही शाहजहां की डेथ होती है तो क्या होता है, जो आगरा में उसका भाई बैठा होता है वो कहता है कि यार मैं राजा हूं। तो बट दारा को उसने पहले ही बुलाया होता है, तो दारा क्या होता है, इस भाई को हरा देता है। उसके बाद 4 भाई हैं, उसका मुराद और औरंगजेब, ये दोनों इकट्ठे होते हैं। ये कहते हैं कि हम दारा को हराएंगे, और मुराद कहता है कि मैं आगरा रख लूंगा। बेसिकली डिवीजन ऑफ एम्पायर कहते हैं कि आगरा मैं रख लूंगा, दिल्ली तू रख लेना। ये इनकी होती है। तो मुराद और औरंगजेब मिलके दारा को हराते हैं इन बैटल ऑफ धर्मात एंड समूगढ़, ठीक है। बट ओवर द टाइम क्या होता है, औरंगजेब बाद में मुराद को मरवा देता है। तो ये वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही है। अब इस वॉर ऑफ सक्सेशन में खर्चा दोबारा से हो गया। ऑलरेडी जो इतना इकोनॉमिक मतलब कि भार पड़ा हुआ था एक एम्पायर पे, वो और बढ़ गया, लड़ाइयां भी लड़ी, प्लस औरंगजेब ने नोबिलिटी जो बैठी है अब जो वहां पे नोबिलिटी बैठी है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, उलेमास बैठे हैं, बेसिकली उन सबको खरीदना, तो सबको पैसा दिया, ब्राइब्स दी, पैसा और खत्म हो गया। यानी कि एम्पायर के पास पैसा बहुत कम हो गया। और अब इस पैसे को कम जो पैसे हुए, या तो खर्चा कम कर लो या आमदन बढ़ा लो। आमदन कहां से बढ़ाएगा? वही चीजें हैं सारी कि भाई उतनी लैंड है उतना ही रेवेन्यू आना, तो इसलिए वो क्या करता है, खर्चे कम कर देता है। अब वो खर्चे कैसे कम कर देते हैं? खर्चे कम करने के चक्कर में जो मुस्लिम उलेमाज है वो उसे कहते हैं जिंदा पीर, कि ये देखो ये तो फकीरों वाली जिंदगी जीता है बंदा, तो उसको जिंदा पीर वाला टाइटल दे देते हैं टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक ऑफ औरंगजेब, कि ये देखो बड़ा स्ट्रिक्ट बंदा है, राजा है
और कितना डिसिप्लिन बंदा। तानाजी मूवी देखिए, तो तानाजी में इट इज औरंगजेब के टाइम का सारी बात बताई गई है। मूवीज देखा करो थोड़ी सी ऐसी कि काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाती हैं उसी से, 10-20% तो हो ही जाती है। इसकी रेंज भी 50 साल चली, अकबर की इक्वलेंट चली इसकी भी। और इसका और एक्चुअल में क्या है, स्टेट के पास जो रेवेन्यू है वो सबसे ज्यादा औरंगजेब के टाइम पे था। इसके मैक्सिमम मनसबदार जो थे वो हिंदूज थे। तो इसलिए अपने आप को हिंदू, अपने आप को सिख, अपने आप को क्रिश्चियन समझ के औरंगजेब नहीं पढ़ना, औरंगजेब को समझ नहीं पाओगे फिर, नहीं तो। अब उसका विजन देखो क्या है औरंगजेब का। औरंगजेब क्या चाहता है कि मैं हिंदुस्तान के बियॉन्ड तिमूर की जो सारी लैंड है उस पर मैं कब्जा करूं। और उस पर कब्जा करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, दारुल इस्लाम बनाना, लैंड ऑफ इस्लाम बनाना। और इसकी स्टार्टिंग कहां से करनी पड़ेगी उसे, पॉलिटिकल इसकी आइडियोलॉजी है ये, और इसकी स्टार्टिंग कहां से करनी पड़ेगी, हिंदुइज्म से। और हिंदुइज्म से करने की मतलब कि जहां जहां हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात हो रही है उसको खत्म करना। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी बात कहां पर हो रही है, स्कूल्स में हो रही है, टेंपल्स में हो रही है। इसीलिए स्कूल्स और टेंपल्स को खत्म तोड़वा देता है। इट इज नॉट बिकॉज कि वो हिंदूज को टारगेट कर रहा है, बेसिकली वो ऐसे सारे इंस्टीट्यूट्स खत्म करना चाहता है जहां पे हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते हैं, ताकि जब तक मुसलमान को ये नहीं पता लगा कि मैं मुसलमान हूं, जो बेसिक, इसीलिए तो ये एक बंदा पूरे इंडिया पे कब्जा करना चाहता है। तो कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो मतलब कि इतनी इंपैक्ट करेगी। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम्स को बेसिकली अलग अलग करना चाहता है। तो इसीलिए क्या करता है, टेंपल, स्कूल्स, जहां पे स्कूल में बेसिकली अब ये थोड़ा कि आप अपने साथ वाले बच्चे को पूछोगे कि तेरा रिलीजन क्या है क्या नहीं है, कॉलेज में या टेंपल जाओगे, अगर आप गुरुद्वारे जा रहे हो, आप मस्जिद में जा रहे हो, तो आपसे कोई पूछेगा थोड़ा कि आप क्यों आ रहे हो यहाँ पर। तो इसीलिए रिलीजियस जो प्लेसेस थे दैट वर द पॉइंट ऑफ यूनिटी। तो इसीलिए टेंपल्स को, स्कूल्स को ये तोड़वाने के लिए ऑर्डर दे देता है, ताकि ये दारुल इस्लाम, लैंड ऑफ इस्लाम बना दे। और यही क्लेम लेके वो कैलिफ के पास जाएगा, देखो जी जो आज तक इंडिया में, हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पाया वो मैंने कर दिया। सिकंदर की तरह विजन था, एंड ही वॉज द लास्ट इफेक्टिव रूलर। और मुगल एम्पायर टिल साउथ, सबसे बड़ा एम्पायर, सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा मनसबदार जो हिंदूज है वो औरंगजेब के टाइम पे है। ठीक है, तो ये सिर्फ नेगेटिव बंदा नहीं है, इसकी पॉलिसीज को समझना है बस हमने। और पर्सनालिटी एंड विजडम, इसके टीचर ही ऐसे मिले इसको, जो शिया बड़े सुन्नी बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थे। डेक्कन में अब हम देखेंगे वहां पे इसके जो टीचर्स थे वो इसको शुरू से सिखाते थे, दारुल इस्लाम की बात करनी है, इस्लाम की बात करनी है, कैलिफ की बात करनी है, मुसलमान की बात करनी है हमने। ठीक है, तो इसके टीचर्स ही ऐसे। अब शुरू से आपको कोई टीचर पढ़ा रहा हो, उतना इम्पैक्ट पेरेंट्स का नहीं होता जितना टीचर का 10 दिन में हो जाता। तो इस पे भी वही इम्पैक्ट पड़ा है। अब वही एक दोबारा से मैप ही चल रहे हैं बार बार। ठीक है, अब ये देखो कि ये साउथ तक जा रहा है लेकिन कैलीकट इसके पास नहीं आ पा रहा। कारण कैलीकट का 1498 में पोर्चुगीज आ गए यहाँ पे अंडर वास्को ड गामा। और यहाँ पे कैलीकट में कौन रूलर था उस टाइम में, जैमोरिन, ये याद रखना है। ठीक है, तो कैलीकट को पोर्चुगीज की सपोर्ट थी हमेशा से, इसीलिए ये ज्यादातर मतलब कि इंडिपेंडेंट ही रहेगा, ये पोर्चुगीज के इम्पैक्ट में रहेगा, उनकी पावर में, मतलब कि एज ए बिग ब्रदर काम करेगा पोर्चुगीज के लिए। और एक्सट्रीम साउथ में फायदा ही नहीं कोई जाके, इसलिए कोई जाने के इच्छुक ही नहीं होगा। वेस्ट कोस्ट मिल गया, ईस्ट कोस्ट मिल गया, ट्रेड चल रहा है बढ़िया मेरा, ऊपर वाला सारा रीजन मेरा चल रहा है, ये गोंडवाना वाला रीजन भी मेरे पास आ गया। अब लेकिन अब देखो एम्पायर इतना बड़ा हो गया तो क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी अगर इसे अच्छे तरीके से ना संभाला। अब ये दिल्ली का वाला बंदा राजा जो है 25 साल अगर ये डेक्कन में रह ले, यहां पर रह ले, तो ये सारा रीजन जो है ये रिवोल्ट कर देगा। और यही औरंगजेब के टाइम पे होगा। इसीलिए डेक्कन पॉलिसी प्रूव्ड टू बी एन अल्सर। अल्सर का मतलब होता है कोड, जो इसको लेके बैठ गया। औरंगजेब के लिए डेक्कन पॉलिसी जो इसकी थी वो इसके लिए कोड बन गई। और उसमें जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दी औरंगजेब को, वो दी थी किसने,
मराठास ने। अब मराठास वही आपको बता दें, इब्राहिम आदिल शाह ने रिक्रूट करना शुरू करा, उसके बाद मलिक अंबर ने इनको बहुत ज्यादा प्रमोट करा, मुगल आर्मी में भी गए, और ये गए अंडर शाहजी भोसले, एंड शाहजी भोसले का बेटा कौन है? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। ही टेक्स द टाइटल ऑफ छत्रपति, एंड इसके बाद क्या होगा, जो जो राजे रहेंगे वो छत्रपति का बेसिकली मेरे उसके छतर के नीचे सारा एक ऐसा स्वराज्य क्रिएट करना है उन्होंने। तो मराठा स्वराज्य जो बाद में क्या बनता है? महाराष्ट्र। तो उसकी क्रिएशन करनी है 1674 में, बट शिवाजी डाइज इन 1680, और औरंगजेब अभी 1707 में मरेगा। तो उसके बाद शिवाजी के बाद जो इसके बाकी आगे जो लीनियज है वो रूल करेगी मराठास में। पॉलिसीज, सबसे पहली बात, री इम्पोज जजिया। अकबर ने जजिया खत्म कर दिया था, इसने जजिया दोबारा लगा दिया। कारण, दो कारण है, बताओ। एक तो इकोनॉमिक कारण है, एक रिलीजियस कारण है। वो रिलीजियस हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक कारण क्या, एक्चुअल में क्या रीजन था जजिया री इम्पोज करने का? पैसा कम हो गया एम्पायर के पास। तो वो ऐसा कोई भी मतलब कि जगह नहीं छोड़ रहा जहां पे या तो खर्चा कम हो स्टेट का या स्टेट को रेवेन्यू ज्यादा है। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है? जजिया री इम्पोज कर रहा है, और ये पैसा भी आ रहा है, प्लस जो उलेमाज हैं, जो रिलीजियस लॉबी है, वो भी खुश हो रही है। वो कह रहे ठीक है, तो दरुल इस्लाम की बात कर रहा है। प्लान ऑफ शाहजहां, ताजमहल, ब्लैक ताजमहल बनाने वाला था। फर्स्टली शाहजहां ने बहुत खर्चा करा और औरंगजेब उसको बचा रहा है। उसको बचाने के चक्कर में क्या क्या कर रहा है, बट ये पॉलिसीज बैकफायर कर जाती हैं। कारण, राजपूत और मराठास में, क्योंकि अब जो है फ्यूडल लॉर्ड्स बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं। अब दोबारा से क्या है, ये ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है। अकबर के बाद से ये ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है। यूरोपियन जिसको दोबारा से ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है, यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, और फ्यूडल लॉर्ड्स को बहाना चाहिए बस। आम जनता को उन्होंने क्या, राजपूत और मराठास को ने क्या दिखाया कि देखो ये औरंगजेब ने जजिया लगा दिया, ये हिंदू टेंपल्स को डिस्ट्रॉय करा रहा है, तो दैट मीन्स ये हिंदूज के अगेंस्ट हो गया, यानी कि हिंदुस्तान के अगेंस्ट हो गया। तो इसलिए इसको निकाल लो, और अब हम नया एम्पायर या अपना मराठा स्वराज्य जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे। इससे क्या हो गया, जो छोटे छोटे राजे थे वो पावर में आ गए, यानी कि वो क्या लेके आएंगे, जागीरदारी क्राइसिस। मनसबदारी क्राइसिस शाहजहां के टाइम से शुरू हो गया, जागीरदारी क्राइसिस अब शुरू हो गया। नौरोज फेस्टिवल खत्म कर दिया, दो कारण, इकोनॉमिक कि खर्चा जो स्टेट का होता है वो खत्म, और नौरोज किसका न्यू ईयर था? पर्शियंस का। ये अरब्स को, इस टाइम पे कैलिफेट कहां पर है? अरब्स के पास, अरब्स वाले उधर वाले रीजन में, तो इसलिए पर्शियंस को डाउन करा, और जिसके पास कैलिफेट है उसको खुश कर दिया। इकोनॉमिक भी हो गया, रिलीजियस भी हो गया। सोशल प्रैक्टिसेस लाइक झरोखा दर्शन। इससे पहले क्या होता था कि झरोखा दर्शन क्या होता था कि राजा, जैसे अमिताभ बच्चन है, अपने घर के बाहर आता है हर रोज, और सामने उसके घर के बाहर भीड़ लगी होती है, वो बस वेव सा करके चले जाता है। तो सेम वे ये होता था, मुगल एम्परर्स भी क्या करते थे कि लोग सुबह आते थे, अपने राजे की बस झलक देखते थे, वो उसको हेलो हाय करता था और चले जाता था। उसने ये भी बंद कर दिया। वो कहता है कि क्यों फालतू का, ना मेरे पास टाइम है और क्यों इतना फालतू पैसा वेस्ट करना, और इसलिए क्या है, ये झरोखा दर्शन बंद करो। दीवाने आम, दीवाने खास में जितने भी सोने जवाहरात प्रेशियस स्टोन्स लगे थे, सबको तोड़वा के उसने बेच दिया और स्टेट ट्रेजरी में ले आया। कोर्ट आर्टिस्ट रिमूव्ड। अब बेचारा टेंशन में इतनी, और सुबह सुबह औरंगजेब आए और आते सार कोई ढोल बजाना शुरू कर दे, कोई अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दे, अगला बोलेगा मेरे दिमाग पे इतना बोझ है और तुम ये काम कर रहे हो। कोर्ट आर्टिस्ट म्यूजिशियंस हटा दिए। रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स, वो कोई कहता था ये हवन करा ले, ये पाठ करा ले, या फिर वो कहता था यहाँ पे चादर चढ़ा दे, वो कहता है यार मेरा दिमाग आगे ही खराब है, इनको भी हटाओ। रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स भी हटा दिए। उनकी फालतू की सैलरीज जो है वो कहां पर गई, यानी कि सैलरी बेसिकली क्या, देखो सैलरी बचा रहा है वो, सबकी सैलरीज कहां पे गई, वो स्टेट ट्रेजरी में, ताकि वो एक्सपेंशन में काम आएंगी अब उसके। अब
क्या है, पैसा खत्म हो गया। अब जो उसके ऑफिसर्स जरूरी है, मिलिट्री जनरल को तो हटा नहीं सकता, वो सेनापति को तो हटा नहीं सकता, अपने पैसे है नहीं देने के लिए, और अगर है भी है वो कहता है पैसे बचाओ, इसके बदले में क्या दे दो, लैंड। और अब लैंड जब देनी शुरू कर दी तो यानी कि डीमन ऑफ फ्यूडलिज्म दोबारा पैदा होगा, कि जब जागीर जो बेसिकली ऑफिसर्स हैं उनको कैश की जगह पे लैंड देने लग गया, कि वहां से जितनी भी कमाई होगी वो तुम्हारी। इससे पहले क्या सेरेमनीज होती थी, किंग जो बादशाह उसका बर्थडे हो ना, बर्थडे उसमें क्या हो, उसके इक्वलेंट वेट का गोल्ड एंड सिल्वर का मेजर करके उसको दान कर देना। अब पैसा वैसे ही नहीं है, अगला कहता है ऐसी प्रैक्टिस भी हटाओ, पैसा यहां से भी बचा लिया उसने। एंड जो जो चीजें इंसान का दिमाग खराब करती हैं उस टाइम पे क्या है, भांग की प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कोर्ट में, सिर्फ कोर्ट में, घरों में नहीं, सिर्फ कोर्ट में बंद कर दी, कि कोर्ट में सिर्फ बिजनेस मीन्स बिजनेस। तो अब ये वाली सारी पॉलिसीज वो देखो क्यों कर रहा है। और उसके अलावा ये भी देखो, एक ये रह गया हमारा, स्टॉप द स्टैंपिंग ऑफ कलमा ऑन कॉइन्स। इससे पहले हमने बोला था कि कुरान की वर्सेस को कॉइन्स पे लगाने लगे, अब प्रिंट करने लगे, तो प्रिंटिंग में पैसा लगता होगा, तब उस पैसे को बचाने के लिए, अब ये तो बोल नहीं सकता कि राजा की पैसा नहीं है मेरे पास, वो कहता है कि ये कॉइन्स पे अगर मैं एक रिलीजियस कोई चीज लिख देता हूं, ठीक है ना, उसके बाद कोई कॉइन गिर गया, किसी के पैर के नीचे आ गया, तो बेसिकली इस्लाम की वो होगी डिसरिस्पेक्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी रिसेंटली यही कहा था कि जो जो चीजों पे किसी भी रिलीजियस सिंबल है, किसी देवी देवता की पिक्चर बनी है, वो कोई नहीं बनाएगा। कारण क्या, हम यूज करते हैं उस चीज को, फेंक देते हैं, उसके बाद उस पर पैर रख देते हैं। तो जो आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है, औरंगजेब ने पहले बोल दिया था कि डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी, मतलब बेसिकली इस्लाम की। बट एक्चुअल में क्या हो रहा था ये, कि ये कलमा जो मतलब कि वहां पे लिखा जा रहा है उस पर पैसे खर्चा हो रहा है, तो उस पैसे को बचाने के लिए वो कहते हैं नॉर्मल कॉइन चलाओ आप अपना। तो अब ये सारे स्टेप्स क्यों ले रहा है, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। बट इकोनॉमी को रिवाइव करने के चक्कर में क्या होगा, डेक्कन में ये बेतहाशा पैसा अपना वेस्ट कर देगा बिना कुछ सोचे समझे, जिससे इसका जो सारा एम्पायर है वो खड़ा रह जाएगा। और अब कंडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया एज पर इस्लाम, और इसलिए क्या कर दिया इसने, पब्लिक मॉरल ऑफिसर्स की भी जगह जगह ऑफिसर्स छोड़ दिए इसने, कि अगर कोई इस्लाम के अगेंस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करता है तो उसको पनिश करो। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को खत्म करने के लिए टेंपल्स और स्कूल्स को खत्म करवाता है, बट इसने ओवरऑल नहीं कभी भी बोला कि अपने पूरे हिंदुस्तान में नहीं इसने बोल दिया कभी कि सारे टेंपल खत्म कर दो। जहां जहां से इसको पैसा आना था, या जहां पे हिंदू मुसलमान की इसको यूनिटी का कंसेप्ट दिखता था, सोमनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल ऑफ बनारस, केशव देव मथुरा टेम्पल, और थाटा में क्या था, ये स्कूल भी था बेसिकली, यहाँ पे हिंदू मुसलमान इकट्ठे पढ़ते थे। तो इसलिए बड़ा ही एक डेडिकेटेड सा इसका था प्लान ऑफ एक्शन। ये नहीं है कि सारी हिंदुस्तान के टेम्पल्स खत्म कर दो। सो दैट मीन्स रिलीजन के हिसाब से 20% अगर देखें इसकी पॉलिसीज मोटिवेटेड थी, बट 80% इकोनॉमिकली मोटिवेटेड थी इसकी स्टोरीज, इसकी पॉलिसीज। अब बट लोगों ने कैसे इसको रिएक्ट करा, तो हर एक सेक्शन का अलग अलग हम पढ़ेंगे। अब जो मैं बताने लगा हूं, ये जाट, सतनामीज वगैरह बुंदेल मालवा में, तो इनमें नाम याद रखना है लीडर्स के, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जाट्स की। जाट्स हम बात करते हैं कहां से आए एक्चुअल में, ये बलूच वाले रीजन से आए, ईरान पाकिस्तान वाला जो रीजन है, ये आपका इंडिया आ गया, ये पाकिस्तान आ गया, और ये ईरान आ गया आपका इस टाइम, और यहां पर आ गया होगा अफगानिस्तान। ये वाला जो रीजन है ये है बलूच का रीजन है, बलूचिस्तान जिसको कहते हैं आज की डेट में, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां से जो जाट्स हैं वो चलना शुरू करें, वो गए सिंध, मुल्तान, पंजाब और बेसिकली दिल्ली दोआब वाले रीजन में आके सारे जाट्स, जिनको हम कहते हैं सारे जाट्स हैं, जो वो इस्टेब्लिश हो गए यहां पर आके। और ये कौन है, एग्रीकल्चरिस्ट है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई पड़ी है इनकी, एंड दे आर बेसिकली हिंदू। वॉरिंग ट्राइब भी है क्योंकि इस रीजन से आ रहे हैं, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लोग, तो ये लोग आके सेटल हो गए। अब जब औरंगजेब ने बोला कि सारे टेंपल्स खत्म कर दो, तो जाट्स को लगा यार ये कैसे कर देगा हमारे सारे टेंपल्स खत्म,
तो इसलिए सारे इकट्ठे होते हैं और अब्दुल नबी मथुरा का जो फौजदार होता है उसको मार देते हैं मिलके। अब इस चक्कर में क्या होता है, इनका जो लीडर है, जाट्स का लीडर है, ये नाम बहुत याद रखना, गोकुल इनका लीडर है, एंड इन द बैटल ऑफ तिलपत अब्दुल नबी को हरा देते हैं। बट उसके बाद क्या होता है, मुगल आर्मी आती है एंड जाट्स को हरा देती है एंड गोकुल को ही इज टॉर्चर्ड टू डेथ। टॉर्चर्ड टू डेथ अब हम वर्ड पढ़ेंगे, उसका कारण क्या है, टॉर्चर करने का मतलब क्या है कि एक इंसान को पनिशमेंट देने से लेसन जाए सबके मन में कि अगर कोई और ऐसा काम करेगा तो उसके साथ भी यही हशल होगा। ये नहीं है कि आसान मौत दे देनी है, बड़ा ही एक मतलब कि टॉर्चर करके डेथ देनी है। गोकुल के बाद कौन आता है, राजा राम, वो इनको ऑर्गेनाइज करता है। बट अगेन मुगल आर्मी आती है और ये हरा देती है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, राजा चूरमन ये इनको जाट्स को लीड करता है। तो गोकुल, राजा राम एंड राजा चूरमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो जाट रिवोल्ट्स के साथ ड्यूरिंग औरंगजेब एसोसिएटेड है। उसके बाद है सतनामीज। अब सतनामी कौन है, हरियाणा वाले रीजन में लोग ये रह रहे हैं, बेसिकली रिलीजियस लोग ही। ये रिलीजियस लोग इतने मतलब कि इनका जो सेक्ट है ये क्या कहते हैं, शेव ऑफ द हेयर, इवन आईब्रोज के भी जो बाल है ये शेव ऑफ कर देते हैं। अब इनके साथ थोड़ा सा चक्कर चल गया और इन्हें मुंडिया भी कहते हैं। मुंडिया क्यों, क्योंकि ये मुंडन करके रहते थे, बाल सिर के बाल भी और अपना आईब्रोज के बाल भी ये खत्म करके रखते थे। तो इट इज सेड कि मुगल आर्मी और इनका कोई इशू हो गया होना और इन्होंने एक मुगल सैनिक को मार दिया था। अब इस मुगल सैनिक को मारने के चक्कर में औरंगजेब इसको क्या ले जाता है, रिवोल्ट, और रिवोल्ट लेने के चक्कर में क्या है, इन सबके अटैक कर देते हैं एंड ये ले लेते हैं होली वॉर। वो कहते हैं ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, हिंदूज वर्सेस मुसलमान है। तो सतनामी इसको क्या ले लेते हैं, होली वॉर ले लेते हैं। इसमें कोई मेन लीडर का नाम नहीं है। नेक्स्ट इज बुंदेलास। बुंदेलखंड कौन सा रीजन है, मालवा वाला रीजन, मालवा के सारी साथ वाला रीजन, जहां पे गोंडवाना रीजन है। राजस्थान, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड एंड आपका बंगाल। ये बुंदेलखंड वाला जो रीजन है ये आपका कौन सा, ये आपका आ गया बुंदेलास वाला रीजन। दे ऑर्गेनाइज्ड अंडर प्रिंस छतरसल, और छतरासल से पहले कौन था, चंपत राय। नाम याद रखने हैं कि कौन कौन औरंगजेब को पॉलिसीज को डिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। चंपत राय प्रिंस छतरासल है, बेसिकली औरंगजेब की आर्मी में ही काम कर रहा था, बट उसे कोई इंपॉर्टेंट मनसब नहीं मिला, इसलिए वो क्या हुआ, शिवाजी से इंप्रेस हुआ और उसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी 1671 में। और ईस्ट मालवा ये वाले रीजन में अपनी एक बुंदेलखंड, जो बुंदेलास की जो लैंड है, बुंदेलास से कौन है, हाँ नहीं डेक्कन लीयर है कौन, नहीं ये डेक्कन यहाँ पे, और बोला तो है औरंगजेब ही सर्व्ड इन द मुगल आर्मी, औरंगजेब के टाइम पे काम कर रहा है, तो वहां पर ये मतलब कि काम कर रहा था, बट वहां से इसको नहीं मिला कोई रिवॉर्ड, कि औरंगजेब के साथ इसने काम भी करा बट इसको रिवॉर्ड नहीं मिला, तो ये कहां पे चल जाता है, यहां से इधर वाली रीजन में। और यहाँ पे वो जब देखते कि गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना लैंड भी इसको कह देते हैं, गोंडवाना प्लेट्यू, ठीक है, तो गोंडवाना रीजन में जाता है। और ईस्ट मालवा यहां पर आके अपनी, देखो डेक्कन से इधर ही आ रहा है, सिर्फ ज्यादा दूर तो है नहीं, यहां पर आके अपनी इंडिपेंडेंट जो किंगडम है वो क्रिएट कर देता है एंड ही इज इंप्रेस्ड बाय शिवाजी। नेक्स्ट इज 6। अब गुरु हरगोबिंद जी गेव द कंसेप्ट ऑफ मीरी पीरी, और इस टाइम पर क्या हुआ, गुरु तेग बहादुर जी वॉज डिफेंडिंग द, अब औरंगजेब के कंटेम्परेरी कौन है, गुरु तेग बहादुर जी। थ्रेट टू मुगल आ गया, ठीक है। अब जब ये 2 फ्रंट वॉर में लड़ गया, देखो ऊपर 6 आ गया और नीचे मराठों से लड़ रहा है, तो इसमें क्या होगा कंसेप्ट, 2 फ्रंट वॉर में लड़ गया औरंगजेब, और यही इसकी जो डिफीट का कारण है वो बनेगा। इवन गुरु तेग बहादुर जी वॉज टॉर्चर्ड टू डेथ इन दिल्ली एंड गुरुद्वारा शीशगंज इज मतलब कि वहां पे एस्टैब्लिश्ड है। और गुरु तेग बहादुर के बाद कौन आते हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी, हु इन 1699 लेज द फाउंडेशन ऑफ
खालसा। अब खालसा जो है वो प्योर क्या हो गया, एक स्टेट सिस्टम हो गया। खालसा जो है वो अपना एक अलग स्टेट बना, मतलब कि एक अलग रिकॉग्नाइज्ड एक कम्युनिटी आ गया। नीचे मराठास है, तो टू फ्रंट वॉर में फंस गया कि ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है, नीचे से भी प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से वो फाइनली ब्लो ऑफ हो जाएगा। Why was Guru Tegh Bahadur जी एग्जीक्यूटेड? कश्मीरी पंडित्स, उन्होंने मतलब कि ही एनकरेज्ड कश्मीरी पंडित्स कि आप कन्वर्ट ना हो, और इस चक्कर में क्या है, ही इज कॉल्ड टू दिल्ली, और वहां पर जो मतलब कि हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इसको प्रॉपरली। सो अभी तक के लिए क्या है, गुरु तेग बहादुर जी वाज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब, और गुरुद्वारा शीशगंज। सिर्फ अभी तक, अभी के लिए इतना ही अनफ है हमारे लिए। अब है राजपूत पॉलिसी। अब राजपूत दोबारा से हैवी होने लग गए इस पे। अब राजपूत जब हैवी हुए, अब ये नहीं है कि सारी राजपूत इसके दुश्मन है, कुछ कुछ राजपूत औरंगजेब की साइड पर भी हैं। तो मेवाड़ मारवाड़ ही है जो मेन इसको करेंगे। He wanted अजीत सिंह सन ऑफ राजा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़ टू बी कन्वर्टेड टू इस्लाम। वो कहता है कि तुम इस्लाम ले लो और अपना मारवाड़ तुम संभालो, बट राजपूत कभी ऐसा करेंगे नहीं। सो हेंस अ फाइट, सबसे पहले लड़ाई होगी। He recognized him as मारवाड़ which rejected and hence मुगल आर्मी ने मारवाड़ को ले लिया। इन मेवाड़ में क्या हुआ, ही asked राजा राज सिंह टू पे जजिया। वो कहता है मैं जजिया क्यों दूं, राजपूत बेसिकली ईगो पे ले जाते हैं हर चीज को। राज सिंह को नहीं दिया, और जो उस अब जैसे देखो सभी ने विद्रोह करा था, अब औरंगजेब के बेटे ने भी विद्रोह कर दिया। औरंगजेब के बेटे का क्या नाम है, अकबर। ये वो अकबर कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए सबसे पहले ये जाता है मेवाड़ के पास में, शरण ले लेता है। विद्रोह कर दिया उससे और शरण ले ली मेवाड़ के पास में। औरंगजेब राज सिंह को कहते हैं, दो मेवाड़ के राजे को कहते हैं दो शर्तें, एक तो मेरे को जजिया दे दो, और जो मेरा बेटा है वो वापस कर। अब हम शुरू से देख रहे हैं कि अगर कोई भी जाके रेफ्यूज ले रहा है राजपूत के पास में, तो वो अपनी जान दे देंगे लेकिन उसको नहीं छोड़ेंगे। तो सेम वे मेवाड़ में हो रहा है। अब अगेन लड़ाई हुई, अकबर यहां से भाग गया और मेवाड़ जो है वो मुगल आर्मी के पास आ गया। एंड औरंगजेब का जो राजपूत सबसे अच्छा दोस्त है वो कौन है, राजा जय सिंह। राजा जय सिंह जो है न्यू एम्परर किंग ऑफ मेवाड़ इन 1681। सो बेसिकली मारवाड़ और मेवाड़ जो दो मेजर रीजन है राजपूत के, वो किसके अंडर आ गए, अब मुगल एम्पायर के अंडर दोबारा से आ गए। अब डेक्कन मेन जो इसका सारा जो इसका रिसोर्स है, इसकी विजडम है, इसकी सारी यहां पर आके लग जाती है। कारण क्योंकि ये डेक्कन से ही निकला है और इसको लगता है कि ये तो मेरा होम ग्राउंड है, ये तो मैं थोड़ा सा बीजापुर लूंगा, फिर गोलकुंडा लूंगा और दोनों को हरा के क्या ले लूंगा, दोबारा से मराठास को ऑक्यूपाई कर लूंगा। विद द हेल्प ऑफ सुन्नी नोबिलिटी ही केम टू पावर एंड नाउ पे बैक टाइम। कारण बीजापुर और गोलकुंडा में मुसलमान बैठे, बट वो कौन है, शियाज है, और ये किसकी हेल्प से आए, सुन्नीस के। तो सुन्नीस चाहेंगे कि दरुल इस्लाम एंड इन पर्टिकुलर सुन्निज्म मतलब कि ज्यादा फैले। तो हनाफी सुन्नी कल्ट को फॉलो कर रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। सुन्नी में भी आगे हनाफी कल्ट, जैसे हर एक कोई बंदा कहे कि मैं हिंदू में कौन हूं, ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण में क्या हूं मैं, मतलब कि गॉड हूं, सारस्वत हूं एंड ऑल दैट। He spent 25 years in डेक्कन। और इसका जो बेटा था अकबर, मेवाड़ की लड़ाई हार गया, वहां पे आ गया। अब अकबर कहां पे जाता है, मराठास के पास में हेल्प लेने के लिए। और सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि अकबर अब राजा बन जाए, ताकि जो औरंगजेब की जो पॉलिसीज हैं वो खत्म हो जाए एंड जो ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज है वो खत्म हो जाए, और अकबर जैसा लिबरल, ये बेसिकली अपने दादे जैसे ही है लिबरल, तो ये भी एक बड़ा लिबरल है और सारे चाहते हैं मेवाड़, मारवाड़ एंड इवन मराठास वांट कि अकबर जो है मुगल एम्पायर का नेक्स्ट राजा बने। अब औरंगजेब ने 25 साल लगा दिए डेक्कन में। इस चक्कर में क्या हुआ, नॉर्थ एंड इन पर्टिकुलर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वीक हो गया, और जिसकी वजह से, और जैसी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वीक होगा, जो इंडिया में एग्जिस्टिंग एम्पायर होगा वो खत्म होने लग जाएगा। और सेम वे क्या होगा, इसके बाद कोई भी इफेक्टिव रूलर नहीं आ जाता, एंड इसलिए हम उनको पढ़ते हैं लेटर मुगल्स। और हर एक के एक दो प्रिंसिपल्स ही मेन फेमस है। अब गोलकुंडा और बीजापुर को कॉन्कर करने के बाद उसको लगता है कि बड़ी सिंपल सी गेम है, उसके बाद मराठास के जाऊंगा एंड उनको कॉन्कर कर लूंगा। बीजापुर में फर्स्टली अटैक्स सिकंदर आदिल शाह
1682 एंड देन 1687 में कुतुब शाह इन गोलकोंडा इन 1687। ये तो बैक टू बैक इसका क्लियर हो गया 1687 तक। बट नाउ ऑल द एफर्ट्स वर टुवर्ड्स द मराठास बट आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी इन 1680। अब देखो 1687 में ये मराठास पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है एंड शिवाजी इज नॉट देयर, ही डाइड। एंड शिवाजी का जो सक्सेसर कौन है? संभाजी। तो ये औरंगजेब क्या करता है, संभाजी को, उसके बेटे को और उसकी वाइफ को ले जाता है दिल्ली में और संभाजी की बेसिकली डेथ कर देता है एंड टुक हिज सन शाहू एंड वाइफ टू दिल्ली। अब ना राजा है, ना राजे का बेटा है, ना राजे की वाइफ है, तो अब कौन विद्रोह करेगा? बट कोई प्रैक्टिकली तो कोई नहीं लगता। बट मराठास आर जस्ट लाइक कि राजपूत वाली फिलॉसफी कि सेल्फ रिस्पेक्ट की, हमारे राजे को मार दिया, हमारे प्रिंस को ले गया, हमारी रानी को ले गया, ये सब कुछ ले गया। तो अब क्या है, अब गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि पीपल्स वॉर, कि लोग ही लड़ पड़े आपस में, आपस में नहीं, लोग ही सारे लड़ पड़े औरंगजेब के साथ में। और औरंगजेब की भी ये बेवकूफी ये है, राजा को हरा दिया तो चुप करके तो दिल्ली आ जाए वापस, लेकिन नहीं, वहां पर ही बैठा है और वहां पे लोगों से लड़ रहा है, एक को मारेगा, दो को मारेगा। बेसिकली इसका डिसीजन तो आना नहीं, एक वॉर हो रही है, राजे ने राजे को मार दिया अगर, तो यानी कि वॉर खत्म। बट ये इसकी जो है गलत डिसीजन रहा कि लोगों के साथ भी लड़ना, सभी मराठाओं को हराना। मैंने बेसिकली जो छोटे छोटे राजे थे या छोटे चीफटन्स थे उनके साथ भी लड़ने बैठ गए और उस चक्कर में इसने दिल्ली आगरा से जो जो इसका पैसा था सारा लेके आई गया, वहां पे किसी को ब्राइब कर रहा है, कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है। अभी ये डेक्कन में भी गोलकुंडा बीजापुर आया अगर, तो वहां पे भी ब्राइब दी है, पैसा खर्चा करा। अब जब लोगों से लड़ना है तो दोबारा से वहां पे आर्मी भी आनी है, आन जान होना है, प्लस जो पीछे एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई देख ही नहीं रहा इस टाइम पे, और कोई देख नहीं रहा तो कौन पावरफुल हो जाएगा? नोबिलिटी। और नोबिलिटी हमेशा क्या चाहिए? पपेट राजा बने जो हमारे हिसाब से चले। तो अब जब ये इस हिसाब से चलने लग गया कि लोगों से लड़ने लग जाना, तो जो ऑलरेडी इसका ट्रेजरी होती है वो खाली हो जाती है, उसके अलावा जो इसका पुश्तैनी जो सारा ट्रेजर होता है उसको भी बुला लेता है, वो भी खर्च कर देता है। इसके बाद जो नया रूलर आएगा बहादुर शाह, वो उसको पता लग जाता है कि नहीं, ये अब ये सीन नहीं है, पैसा पूसा बहुत कम है हमारे पास, वो मराठाओं को छोड़ देगा। अब ये देखो, अब राजगढ़ ये रहा और जिंजी ये रहा, ये दो लोकेशंस देख लो, अभी थोड़ा सा रह गया बस मराठास का। तो ये दो लोकेशन, ये राजगढ़ जो है बेसिकली कैपिटल है एंड जिंजी एक लोकेशन, ये देख लो। अब फेज 1 में क्या होता है, ये हम अगर फेजेस 4 फेजेस में पढ़ेंगे, मराठास के अगेंस्ट लड़ाई कैसे, डेक्कन पॉलिसी सारी 1658 से 68। दिस वाज लेड बाय जयसिंह। ये राजा जयसिंह नहीं है जिसको मेवाड़ में, ये अलग जयसिंह है। जयसिंह हु कंपेल्ड शिवाजी। अब ये शिवाजी को धोखे से कहां पे लेके आते हैं? दिल्ली आगरा लेके आते हैं, जहां पे औरंगजेब ही कैप्चर्स शिवाजी। फेज 2 में 68 to 82 all the Deccan states combined hence could not be taken under control। अभी औरंगजेब नहीं कर पाया इसको कहकर। फेज 3 में 82 to 87 बीजापुर और गोलकोंडा औरंगजेब ले जाता है, ठीक है। फेज 4 में संभाजी वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। अब राजा भी गया, राजा का बेटा भी गया, उसका वाइफ भी गई। अब क्या नेक्स्ट सीन होगा? पीपल्स वॉर की बात करी थी हमने, सारे लोग मराठा ही लड़ पड़े, वो कहते कि मैं भी राजा हूं, मैं भी राजा हूं, मैं भी शिवाजी, मैं भी शिवाजी। तो पीपल्स वॉर अंडर कौन लीड कर रहा है इसको? राजा राम। अब राजा राम जो है मराठास को लीड कर रहे हैं। नाउ राजा राम जब लीड कर रहा है तो मुगल्स अटैक करते हैं इन द राजगढ़, अभी दिखाई थी कैपिटल मराठास की। वहां से राजा राम जो है स्लिप्स टू जिंजी, जिंजी भी दिखाया था, थोड़ा सा ईस्टर्न कोस्ट में था आपका। एक्सपीडिशन वाज डन बाय, औरंगजेब किसको भेजता है? जुल्फिकार खान को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड जिंजी के बाद राजा राम जो है महाराष्ट्र चल जाता है, जहां पे उसकी डेथ हो जाती है, वेयर ही डाइज इन 1700। उसके बाद हिज वाइफ ताराबाई रूल्स एज अ रीजेंट ऑफ शिवाजी 3 एंड कंटिन्यूड द रेड्स टिल 1707। 6 लगा लो इसको। उसके बाद क्या राजा राम भी गए। राजा राम के बाद कौन देख रहा है इसको? ताराबाई और शिवाजी 3, मतलब कि एज ए रीजेंट रूलर देख रहे हैं। अब 1706 तक भाई लोग लड़ी जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, कोई कंक्लूजन आ ही नहीं था वॉर का।
1706 में वापस औरंगजेब औरंगाबाद जाता है और वहां पे 1707 में ही डाइज। और इस हिसाब से क्या हुआ कि मराठास जो है बेसिकली कभी भी मुगल एम्पायर का फुल फ्लेज्ड पार्ट नहीं बन पाए। सो 1707 में औरंगजेब गया एंड नेक्स्ट कौन आता है? बहादुर शाह। अब बहादुर शाह के बाद हमें कोई सिग्निफिकेंट इवेंट्स नहीं दिखेंगी मुगल्स की। उसके बाद क्यों नहीं दिखेंगी? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था, बता दो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको अब हम मॉडर्न इंडिया की तरफ लेके जाएंगे कि लेटर मुगल्स कैसे, अब ये मुगल्स खत्म होंगे और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन पर्टिकुलर इंग्लिश भी, मतलब कि इंग्लैंड से जो आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आएगी वो कैसे पावर में आएगी। इसके बाद हमारे रह गए एक तो विजयनगर और बहामनी किंगडम्स रह गए। इसके अलावा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ मुगल एम्पायर एज वेल एज मराठास, ये 2 पॉइंट रह गए। सो होपफुली इसको नेक्स्ट क्लास पे खत्म करके नेक्स्ट टाइम जो हमारा मतलब कि दूसरी क्लास होगी उसमें हम मॉडर्न की तरफ विल स्टार्ट। तो इसके रिगार्डिंग अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो, एल्स यू आर फ्री टू गो।